इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे किसी विद्युत क्षेत्र के। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों 2023 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके हम लोग फिजिक्स के क्लास 12 बिहार बोर्ड, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप को देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 28 क्वेश्चंस को, 2 मार्क्स वाले 28 क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए हम माफ़ कीजिएगा। आंधी आया हुआ है तो वो साउंड आपको थोड़ा मिल सकता है, तो उसके लिए ऐसे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, ये पार्ट 2 है, तो ध्यान से इसको पूरा देखिएगा। 28 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो चलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवीय पर बल आपूर्ण यानी कि टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपको टॉर्क निकालना है, जो आपको दिख रहा है ना, तो इसका आपको टॉर्क निकालना है। किस चीज़ पर निकालना है? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, याद से, समरूप विद्युत क्षेत्र में आपको ऐसे द्रुतत्व बल पर आघूर्ण यानी कि टॉर्क आपको निकालना है। तो आप पहले आप इसका फिगर देख लीजिए। आपका किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपका टॉर्क का निकालना है हम लोग को, तो ये फिगर इसी तरीके से बनता है, आपको पता है। चलिए यहाँ पर जब आप निकालोगे, हम लोग को क्या है कि ए बी एक इलेक्ट्रोल डाइपोड हो गया। ए बी हमारा क्या, देखिए ए बी दिखाई दे रहा होगा आपको, ए बी दिखाई दिया, एक ए बी इलेक्ट्रोल डाइपोड हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है, ठीक है, विद्युत बल में आपका विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। इसके ए पर देखिए, इसके ए पर आवेश Q तथा बी पर आवेश -Q है। ए पर देखिए, चलिए आते हैं, ए पर देखिए +Q और बी पर देखिए -Q में आवेश रखा हुआ है। ए पर +Q और बी पर -Q में यानी कि आपका चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 2L। इसके बीच की दूरी देखिए 2L। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का डाइपोल हम लोग का बन गया। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया 2L है। ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि आपको पता है, फिगर देख के हम लोग लिख सकते हैं। ई के साथ विद्युत को कोण ए है। ए देखिए यहाँ पर हम लोग का जो इसका डायरेक्शन ए दिखा होगा, एंगल जो बन रहा है ये ए देखिए, ए दिया हुआ है। तो सारा फिगर से हमको समझ में आ चुका। नेक्स्ट जब ये सारी चीज़ अब निकालोगे, लिख लेना बढ़िया से, जब निकाल करके देखोगे इसको ध्यान से, तो थोड़ा बहुत में आपको पता चलेगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा Tmax = me, जो कि me = sin 90 डिग्री, जो कि 1 के बराबर आता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसमें मिस हो गया है, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी करेंगे। सीधा थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नंबर पता नहीं, शायद कुछ गलती हुआ होगा। तो कहता क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको याद रखेंगे। तो आवेशों का संरक्षण क्या है? तो एक आइसोलेटेड विगलित सिस्टम का विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, इसमें न उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। इसे दिखलाने के लिए एक ग्लास छड़ तथा सिल्क कपड़ा लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ा जाता है। इसके ग्लास छड़ पॉजिटिव आवेश तथा सिल्क पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। दोनों आवेश का मान समान रहता है, अतः सिस्टम का कुल आवेश 0 रहता है। यही शून्य आवेश रगड़ने के पहले भी रहता है। यह आवेश के संरक्षण को दिखलाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब आप इसे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करोगे किसी भी एक पॉइंट पर? चलिए निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर के इकाई धन आवेश पर क्षेत्र के कारण जितना काम लगता है, उस काम को, यानी कि वर्क डन लगता है, उस काम उससे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। व्यंजक यानी कि इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। मान लिया कि ए एक चालक है, इस पर आवेश +Q चार्ज है, इसमें R दूरी पर P एक बिंदु रखा हुआ है। इकाई धन आवेश की कल्पना करते हैं। तो चलिए इकाई धन आवेश की जब हम लोग कल्पना करेंगे, तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है। ए पे Q चार्ज और P पे आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ए के कारण P पर बल हम लोग पहले निकालेंगे। तो ए के कारण P पे बल निकालने में लोग पता है 1/4 पाइप साइलेंट Q Q1/r²। तो देखिए हम लोग ये निकाल लिए Q1 Q2/r²। तो देखिए इसको निकालेंगे, जब B पर निकालते हैं तो 1/4 पाइप साइलेंट Q/r² है। तो यदि ए और P के बीच में हवा रहकर दूसरा माध्यम हो, हवा भी आपका ऐसे मीडियम का काम करता है, दूसरा जब माध्यम होगा तो देखते हैं दूसरा माध्यम से निकाल करके, उसमें R² था, तो इसमें अभी R² Q
Q इंटू 1 था, पॉइंट चार्ज, इसमें सीधा Q है, तो दूसरा निकालते हैं। तो B पर जब हम लोग निकालेंगे तो B पर जब निकालोगे तो इसका मात्रक V माइनस एम स्क्वायर न्यूटन, जो कि न्यूटन पर कूलम स्क्वायर आएगा। तो फाइनली आंसर हम लोग का जो निकलेगा, एक तो हम लोग का P पर निकलेगा 1/4π Q बाई आर स्क्वायर, और P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी वही होगा 1/4π ER Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि इसका वोल्ट मीटर इनवर्स और कूलम्ब न्यूटन मीटर इनवर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा देर पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसका जो टॉर्क निकालना था, तो अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो देखिए, सामान्य परिमाप के पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो तो उसे विद्युत द्रुत्व इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसी में सारा चीज़ है, इसका कहानी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक VBI क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता में निम्नलिखित अंतर। तो देखिए, यहाँ वैद्युत तीव्रता और यहाँ वैद्युत विभव, दोनों में अंतर क्या क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अंततः उससे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी का डिफरेंस, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये आपका इसी का है फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता से उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रणवता के बराबर होता है, यानी E = -dV/dx। लेकिन इसमें देखिए, इसका जो है किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का रेखा समांकल लाइन इंटीग्रल उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है, यानी कि V = ∫E/dx। यहाँ डिफ्रेंसिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट 4, इसका SI मात्रक न्यूटन कूलम होता है इनवर्स, और इसका SI मात्रक आपका वोल्ट होता है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक्सप्रेशन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज प्लेन कंडक्टर और प्रूव कूलम्स थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। इसका मैं ऐसे एक्सप्रेशन, सारे जो प्रूफिंग वाले टर्म होंगे उसका एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप ऐसे निश्चिंत रहेंगे, लेकिन आपको इसको पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। तो कहता है अ गुड पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 10 वायर्स ईच ऑफ 1 मीटर इन लेंथ कनेक्टेड इन सीरीज वाई। आखिर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, आंसर। तो देखिए, अगर विभवमापी के तार के प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध P हो और इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रति इकाई लंबाई तार पर विभव पतन PI होगा। यदि किसी सेल का विभव बल E हो और तार की लंबाई पर संतुलन प्राप्त हो तो E = P डाई। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आंसर निकलेगा dL/dE, जो कि आपका एक मान अगर हम लोग रखते हैं तो I का मान घटेगा और विभवमापीय की सुग्रहित बढ़ेगी। अतः अच्छे विभवमापीय में एक तार की अपेक्षा एक मीटर के 10 तार श्रीकम में लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तार इसीलिए ऐसे सीरीज में एक तार आपको पैरेलल में न लगा कर सीरीज में लगाया जाता है 10-10 तार। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लिया कि t सेकंड में चालक के किसी भाग से q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा हो जाएगा आवेश बाय समय, तो q/t। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, अतः 1 एम्पियर इसका 1 कूलम/1 सेकंड, इसका आंसर। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये आपके एक VBI क्वेश्चन में से एक है, ये आपका एक VBI क्वेश्चन है, ये इसको रट्टा मारना जरूरी है। तो कहता है विद्युत चालकता किसी पदार्थ से विद्युत का प्रभाव कितनी आसानी से हो सकता है, इसकी माप चालकता से होती है। अतः विद्युत चालकता पदार्थ का वह गुण है जो यह बतलाता है कि उसे होकर कितनी आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसे G से गैल्वेनोमीटर से सूचित किया जाता है। इसकी माप प्रतिरोध के व्युत्क्रमनापी इन्वर्सली प्रोपोर्शन द्वारा की जाती है, अर्थात चालकता 1/प्रतिरोध G = 1/R, जो कि हम लोग को पता है गैल्वेनोमीटर। तो इसका मात्रक ओम होता है, ओम इनवर्स या महो इसको बोल सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यक्तुकर्म को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे प्रायः सिग्मा से दिखलाते हैं, अर्थात सिग्मा इसका 1 विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ, यानी कि इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आप इसको कह सकते हैं। तो यही करंट आप उठाकर देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, गेस पेपर हो, चाहे जो हो, आपका क्वेश्चन बैंक हो जाए,
गैस पेपर हो जाए, जो आपको उठाना है आप उठा के देख लेना। ईडी करंट आपको देखना बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज़ ईडी करंट, भंवर धारा क्या है। और मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बताया था ईडी करंट के बारे में। मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो कि मैंने रिपीट किया क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए भंवर धारा, ईडी करंट कहने का मतलब यदि किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या उस टुकड़ों को किसी स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवीकृत किया जाए तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता ही है। तो प्रेरित धारा चक्करदार होती है अतः वह भंवर बना लेती है। ठीक है, भंवर धारा कही जाती है। इसे फूको धारा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भंवर धारा का फूको धारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका पता फूकने से लगाया जाता है। इस धारा का उपयोग चल कुंडलन गैल्वेनोमीटर में कुंडली की गति को अवधित करने में किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है। मैक्सिमम पावर थ्योरम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि जो भी थ्योरम या फिर प्रूफिंग वाले क्वेश्चन होंगे उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पर मैं फिर भी क्वेश्चन इंक्लूड कर देता हूं ताकि प्रूफिंग वाला जो अगर क्वेश्चन है भी तो आप लोग ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, उसको जरूर से आप पढ़ लेंगे। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है इसको आप ऐसे प्रूफ कीजिए, प्रमाणित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखें एवं समझाएं। एम्पियर के आपको नियम को लिखना है, उसको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यह नियम यह बतलाता है कि ये जो एम्पियर का जो नियम है वो क्या बताता है, निर्वात में किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरणा B का रेखा समांकल का मान उस बंद पथ के क्षेत्र से गुजरते कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। यही हम लोग का बताता है क्या, एम्पियर परिपथ नियम। चलिए, जो कि आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नींद आने लगा था, काफ़ी लंबे समय से सोए नहीं है, कल रात भी थोड़ा सा दिक्कत था। तो यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं, इसको जब प्रूफ करोगे तो आपके ये जो फ्लेमिंग्स का थंब रूल है ना, ठीक है, अंगूठे के नियम से भी इसको ज्ञात किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 की तरफ। अ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट, हाउ एक्सप्लेन। आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल के साथ साथ करंट को भी ऐसे मेजर करता है, एक्सप्लेन कीजिए इसको कैसे। तो कहता है विभव मापी एक आदर्श, क्या कह रहा था देखिए, विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसा व्यवहार करता है वो विभवांतर का सटीक मान मापता है। जैसा भी व्यवहार करेगा, जैसा भी ऐसे अपना बिहेवियर शो करेगा, वो उसका सटीक मान है पे मापेगा। विभव मापी में काफ़ी लंबा तार लकड़ी के तख्ते पर फैला रहता है जिसके दोनों सिरों के बीच ज्ञात मापना होता है, उसे तार की कुल लंबाई के बीच विपरीत दिशा में आरोपित किया जाता है। तार की लंबाई इस तरह से समझित की जाती है कि जिससे दूसरे विद्युत परिपथ में शून्य धारा प्रवाहित हो। इसको याद रखेंगे। तो अब इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नीचे जो है, इस परमाणिक प्रतिरोध का मान ज्ञात रहता है। अज्ञात धारा को इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने पर जो विभवांतर उत्पन्न होती है उसे ज्ञात कर लिया जाता है। इस विभवांतर को, इसका प्रूफिंग वीडियो आएगा, याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। इस विभवांतर को परमाणिक प्रतिरोध से भाग देने पर पर्याप्त फल अज्ञात धारा का मान देता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विभवमापी द्वारा विभवांतर एवं धारा दोनों की मापे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट डू यू ऑलवेज कनेक्ट अ मीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। क्यों हम लोग अमीटर को हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए इसके पीछे का जो रीजन है उसको ध्यान से देखिएगा, क्यों ऐसा करते हैं। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान देती है। अमीटर क्या करता है कि किसी विद्युत परिपथ में जो धारा बहता है उसका ऐसे मान ज्ञात करता है। यह श्रेणी क्रम सीरीज में ऐसे जोड़ दिया जाता है ताकि मापी जाने वाली कुल धारा इसे होकर गुजरे और उसके संगत विक्षेप उत्पन्न करे। अमीटर का प्रतिरोध आवश्यक रूप से बहुत ही कम होता है जिससे कि मापी जाने वाली धारा में इसको संयोजन के कारण नयन कमी होती है। तो इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात की जाए तो वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप प्रदान करता है। परिपथ के जिस भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप ज्ञात करनी रहती है तो वोल्ट मीटर उस भाग को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, पैरेलल में हम लोग जोड़ देते हैं।
इसके विपरीत वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप प्रदान करता है। परिपथ के जिस भाग पर उत्पन्न विभवांतर की माप ज्ञात करनी रहती है तो वोल्टमीटर को उस भाग को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि पैरेलल में जोड़ देते हैं। अतः वोल्टमीटर के उस तार यानी कि विशेष प्रतिरोध के समांतर क्रम को जोड़ना पड़ता है जिसके बीच का विभवांतर मापना है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध आवश्यक रूप से बहुत अधिक होता रहता है जिससे कि यह यंत्र से होकर नगण्य धारा पर प्रभावित हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन 15। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर बिटवीन एसी डीसी। एसी और डीसी के बीच आपको कंपेयर करना है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, डिफरेंस अगर आता है तो आपको 200% आपको उसको रट्टा मारना है, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसी डीसी में आपको ऐसे क्या करना है, डिफरेंस या फिर कंपेयर। तो एसी के देखिए पहला लाभ, एसी के विभव बल तथा धारा की दिशा बदलती रहती है, परंतु डीसी में दिशा एक ही रहती है। एसी में तो ऐसे भाई धारा बदलता रहेगा, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। एसी के विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए बिना घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु सीधा धारा यानी कि डीसी में प्रतिरोध लगातार यह काम लिया जाता है जिससे कि वह विद्युत धारा ऊर्जा की बहुत हानि होती है। एसी के विभव बल को काफ़ी अधिक बढ़ाकर हर स्थानों में भेजा जाता है, फिर वहां ट्रांसफार्मर की मदद से विभव बलों को कम कर दैनिक कार्य के लिए यूज किया जाता है, परंतु डीसी में इसका इस तरह का कुछ भी काम नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एसी के हानि। वो लाभ मैंने बता दिया, अब एसी के हानि देखिए। एसी से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो इसके द्वारा कलई नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन डीसी में ये काम होता है, एक्यूमुलेटर के द्वारा आप इसको काम कर सकते हो। एसी को संचालक एक्यूमुलेटर में जमा नहीं किया जा सकता, परंतु डीसी को सेल में जमा किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी किसी चीज़ को आकर्षित करता है, इस कारण से यह खतरनाक है, परंतु डीसी किसी चीज़ को आकर्षित नहीं करता, अर्थात धक्का देता है। देखिए एसी जो आपका करंट जो दौड़ता है वो खींचता है, बॉडियों को खींचता है, तो दिक्कत वाला होता है वो एसी करंट। बीच में जो मैं गैप ले रहा हूँ तो ये मुझे जमाएँ आ जा रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, लाइट्स फैन वगैरह ऑफ करके वीडियोस बना रहे हैं, तो गर्मी के कारण भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। तो इसको लेकर आप इसे नेग्लेक्ट करें, पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिएगा। कहता है हाउ डज अ हॉट वायर मीटर मेजर्स अल्टरनेटिव करंट। कैसे एक हॉट वायर जो है वो अल्टरनेटिव करंट को मेजर करता है, तो इसको आप इसे देख लेंगे, एक बार जरूर से जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट, VVI है, इसको रट्टा मार के ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 19 की तरफ। कहता है व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, इसको जरूर से जरूर पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के क्लास का लास्ट होगा, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल कोरिंग कंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रूफिंग में, तो इसको जरूर से जरूर आप इसको पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे आप PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, आप कहीं भी कमेंट कर देना, आपको PDF प्रोवाइड कर। जो 21 क्वेश्चन है 2 नंबर 5 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको बहुत जम के बताऊंगा, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि आंसर आपने इसको पढ़ा है अपने तरीके से, तो आप बनाओगे अपने तरीके से तो उसका ही ज़्यादा अच्छा है। बायोलॉजी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा आंसर लिख सकते हो क्योंकि वो चलेगा। लेकिन फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपको अपना आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब यानी कि आपको डिफिनीशन देना है एम्पियर का। एम्पियर की परिभाषा का वर्णन करें। एम्पियर का तो हम लोग को पता है, एम्पियर निकालने के लिए चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम लोग को पता है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दो तार एक दूसरे को समांतर है, इसमें प्रवाहित धारा L1 L2 है, इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके बीच की दूरी d है, धारा के कारण दोनों के बीच लगने वाला बल, तो F = μ1 I1 I2 × L/2πd हम लोग को मालूम है, ठीक है। अगर L1 यदि यानी कि L1 बराबर L2 हो जाए जो कि 1 एम्पियर है, तो L1 बराबर 1 मीटर, तो d बराबर भी 1 मीटर हो तो क्या होगा, आगे देखिए तो क्या होगा। हम लोग जो उसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आता क्या है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। अतः 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो इकाई लंबाई, देखिए 1 एम्पियर धारा की डिफिनेशन वहाँ एम्पियर का बताएं, तो अब इसी में 1 एम्पियर भी देख लो, इंपॉर्टेंट यही होता है।
1 एम्पीयर धारा का वह धारा है जो इकाई लंबाई तथा इकाई दूरी पर स्थित चाल के बीच प्रवाहित होकर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण है से या विकर्षण का बल लगाता है। ठीक है, 1 एम्पीयर समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बार बार बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग डिफरेंस है किसी भी सब्जेक्ट में, डिफरेंस बिटवीन वो क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आंसर, एक तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस में, एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अविभांतर, तो कहता क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यह सेल का परिपथ खुला रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। ठीक है, पहला में। दूसरा, यह सेल का परिपथ बंद रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। ये खुला रहने पर, ये बंद रहने पर विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, इसी का, यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यह प्रतिरोध पर समानुपाती होता है। नेक्स्ट, इसी का तीसरा डिफरेंस, यह परिपथ के बंद नहीं रहने पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बंद नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, यह परिपथ के बंद रखने पर एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी का चौथा देखते हैं, यह विभवांतर से बड़ा होता है, यह विलंब बल से छोटा होता है। ठीक है, इसे वोल्ट में मापा जाता है, इसे भी वोल्ट में नापा जाता है। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में आप कैसे बदल सकते हैं। तो कहता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध को लगातार अमीटर में बदला जा सकता है, स्केल को एम्पियर में अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप गैल्वेनोमीटर का फिगर पता है आप लोग को, ये बनाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा फिगर, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। मान लिया कि गैल्वेनो का प्रतिरोध G है, कम मान का प्रवर्ताव S है, गैल्वेनो से धारा IG है और तथा शंट से धारा IS है। ये सारा चीज़ हो गया। तो जब मान लिए तो A और B के बीच का विभवांतर हम लोग को निकालना है, IG.IS. जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनली जो आंसर आता है हम लोग को पता है, A=I (g) बराबर I - IG का मान प्रतिरोध लगातार गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, ये हम लोग को दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाउ कैन यू कन्वर्ट, सॉरी सेम हो गया, नहीं सेम नहीं हो गया, माफ़ कीजिएगा, वो अमीटर था, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सोचा वही है। तो 23 में था कि आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बदल सकते हैं, और 24 में है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का आपको क्या करना है कि वोल्ट मीटर बनाना है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ये हम लोग समझ गए। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को अगर जोड़ देंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर को तो वो वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का फिगर देख सकते हैं, यहाँ से करंट गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा B, A से B। तो मान लिया गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है मेरे दोस्तों, तो G है। ठीक है, G है और उच्च प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा I है। तो A और बीच के विभवांतर की धारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इंटू धारा इंटू प्रतिरोध हो जाएगा। तो V=I × G + R हो जाएगा। तो जब इसको हमको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर G + R हम लोग करते हैं, G + R, तो ये तो पलट जाएगा, V/I हो जाएगा। G + R निकालते हैं तो G + R किया तो देखिए V/I हो गया हम लोग का, V/I। इसी तरीके से अब R हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से R को निकाल लेते हैं, तो V/I जैसा है वैसा रह जाएगा, इधर से G उठ करके यहाँ गया था माइनस में, तो ये समझ में आ गया, R बराबर V/I - G। अतः गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध अर्थात V/I - G लगा देने से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के जैसा काम करता है। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन आता है 25 की तरफ। व्हाट इज वाटलेस करंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। व्हाट इज वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट क्या है, वाटहीन धारा क्या है। L या C एक AC सर्किट की कल्पना करते हैं, L या C एक AC सर्किट की आप कल्पना कर लीजिए। इसका ओमिक प्रतिरोध 0 है, धारा तथा वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इस समय औसत शक्ति की हानि Vrms और Irms cos 90 डिग्री है, जहां पर Vrms तथा Irms वोल्टेज तथा धारा है। ठीक है, V हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा धारा हो गया, करंट हो गया। तो Vrms Irms = 0। तो ऊपर से यह साफ स्पष्ट होता है कि सर्किट से धारा का प्रवाह हो रहा है परंतु उसकी औसत शक्ति 0 है। इस धारा को वाटहीन धारा, वाटलेस करंट कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 की तरफ। हाउ कैन इट बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली वेदर अ गिवन लिक्विड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
लेकिन हाँ, ये उतना ही सत्य है कि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम बार एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप कैसे ऐसे डिफरेंस कर सकते हो, कैसे आप एक्सपेरिमेंटली ऐसे बता सकते हो कि कोई पैरामैग्नेटिक है या कोई डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए चलिए, अचुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर यह बल रेखाओं के समांतर तथा शक्तिशाली क्षेत्र की ओर भागता है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं के लंबवत तथा कमजोर क्षेत्र में भागता है, ये हम लोग को पता है। एक वॉच ग्लास में इस द्रव को लेकर एक चुंबकन क्षेत्र के बीच रखते हैं। यदि द्रव ग्लास के बीच में ऊपर उठ जाता है तथा किनारे में धंस जाता है तथा द्रव अनुचुंबकीय होता है। इसके विपरीत यदि द्रव बीच में धंस जाता है तथा किनारे में ऊपर उठ जाता है तब पदार्थ प्रति चुंबकीय होता है। तो दोनों का आप ये पढ़ सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। पावर ऑफ लेंस क्या है 27, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर इसको ऐसा रट्टा मार के जाइएगा। तो देखिए बता दे रहा हूँ, प्रकाश की किरणें लेंस पर आपत्ति होती है, अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस में लेंस की ओर तथा अवतल लेंस कॉन्केव लेंस में लेंस से दूर मुड़ती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में आपका ऐसे लेंस के तरफ और कॉन्केव में लेंस से दूर मुड़ जाता है। प्रकाश को अधिक मोड़ने वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है, ये जानते हैं। अतः पतले लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी के व्याकुल रेसिप्रोकल होती है। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P=1/f होता है, हम लोग को पता है। इसका यूनिट हम लोग डायोप्टर नापते हैं। तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 27 की पावर ऑफ लेंस क्या होता है। कोई दिक्कत, पावर ऑफ लेंस हम लोग डायोप्टर के तरह नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर। ये आप कितना ही बार उठाकर देख लो, कितने बार ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, देखिए ध्यान से। किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता उसके द्वारा वस्तु का बनाया गया मैग्नीफाइड प्रतिबिंब होता है। किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग द्वारा उसके बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन के कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को अनुपात होता है। इसे कोणीय आवर्धन यानी कि एंगुलर मैग्निफिसेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो ये देखा टोटल के टोटल क्वेश्चन 28 सेक्शन सी तक में, ठीक है, 28 क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस थे ABC जो पार्ट 2 का था, 2 नंबर वाले पार्ट 2 का, उसका टोटल क्वेश्चन 28 था, जो कि फिनिश होता है। आज आपका फिजिक्स का पार्ट 2 आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, पार्ट 3 आएगा तो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, उसके सेक्शन देखेंगे कितने बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार मैं उतना आंसर पर फोकस नहीं कर रहा, आप चाहे जो समझो, लेकिन मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है उसका आंसर आपको बनाना है। आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। वैसे आप आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद का लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 9 बजे आपको बायोलॉजी की क्लास दी जाएगी, 3 बजे आपको केमिस्ट्री का, और फिर ऐसे 9 बजे फिजिक्स का दिया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप ऐसे रट्टा मार लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं करने के बने कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। सुबह 9 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।